Hello everyone, I welcome you all once again. So in the last class we were discussing about the chapter that is force and laws of motion. और इसी सीरीज में हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर यहाँ पे हम लोग फोकस करें, एक बार ध्यान दें तो हम लोगों ने फोर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। हम लोग फोर्स क्या होता है काफी सारे एग्जांपल्स के साथ, काफी सारे एनिमेशंस के साथ हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। नेक्स्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और इसी सीरीज में हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके बाद से हम लोगों ने व्हाट इनर्शिया क्या होता है उसको भी हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ इनर्शिया दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो लॉज ऑफ मोशन है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका जो टॉपिक है यही कंटिन्यू होगा, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मोमेंटम एंड देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसमें कुछ डेरिवेशंस हैं, कुछ आपके वहां पे एनिमेटेड वीडियो है, उसकी हेल्प से मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। कुछ आपके यहाँ पे डायग्राम्स होंगे, काफी हेल्पफुल डायग्राम्स हैं जो कि आपके माइंड में एक कंप्लीट एक इमेज और वीडियोस के फॉर्म में आपके माइंड में स्टेबल हो जाएगा और आपको कभी नहीं भूलेगा, दैट आई गारंटी। ओके, तो चलिए हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। दैट इज दैट वी हैव एंडेड इन द लास्ट क्लास, दैट इज बेसिकली हाइपर लूप कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में हम लोग हाइपर लूप कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो व्हाट दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, दैट इज if object is in state of rest or in motion that will retain that particular state until or unless we are not applying any external unbalanced force। तो इसी पे बेस्ड है ये हाइपरलूप कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या है कि एक टनल होती है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक टनल है, स्टार्टिंग ये आपका क्या है टनल का एंड है, इसमें आपका ये टैप है, इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और एंड में भी जिस पैसेज में एक काइंड ऑफ एक जर्नी है, जैसे आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन देखा होगा, तो उसमें एक टनल बनाया जाता है। ठीक है, टनल में एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। जहां तक आपको जाना है उस टनल के रास्ते हम लोग एक एंड से दूसरे एंड तक विद द हेल्प ऑफ दैट मेट्रो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। दैट इज मैं बात कर रहा हूँ अंडरग्राउंड मेट्रो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो आप दिल्ली मेट्रो में जाओगे तो वहां पे अंडरग्राउंड भी है, ग्राउंड पे भी है, आपका ब्रिज पे भी है। ठीक है, तो ऐसी मैं बात कर रहा हूँ जो अंडरग्राउंड मेट्रो, वहां पे हम लोग क्या है कंप्लीट टनल बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल टनल होगा। ठीक है, यहाँ पे अंडरग्राउंड टनल नहीं है, ये क्या है आर्टिफिशियल टनल है, अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो। और यहाँ पे एक पॉड होगा जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट होगा, इसमें कंप्लीट एयर टाइट सिस्टम होगा। ठीक है, ये कंप्लीटली क्या होगा एयर टाइट सिस्टम होता है। और इसमें हम लोग कंप्लीट आपके ऑक्सीजन का सप्लाई और आपका जो प्रेशर मेंटेन करते हैं, जो भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको भी हम लोग वहां पे फुलफिल करते हैं, जितने भी पैसेंजर उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो एक बार जैसे आपका पॉड के अंदर जैसे ये है, आपने टनल बना लिया। टनल बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी हेल्प से हम लोग जो पॉड है यहाँ पे जो ये पॉड है इसको हम लोग एयर में रखते हैं। मींस कहीं पे भी ये टच नहीं होता है, ना तो ग्राउंड पे किसी भी साइड से टच नहीं होता है, कंप्लीट ये स्पेस में होता है। टनल के अंदर क्या होता है जो भी स्पेस है उसके बीच में होता है। तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या कर लिया, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया ऑलमोस्ट जीरो की तरफ हम लोगों ने अचीव कर लिया। फ्रिक्शन फोर्स ऑलमोस्ट जीरो, मींस अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है जीरो ही है। अभी बचा क्या एयर रेजिस्टेंस, दैट इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन। तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे इसके बीच में आपके पंप्स लगे होंगे इन बिटवीन। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी पैसेंजर जिनको भी बैठना है बैठ जाएंगे इसके अंदर। ये पॉड को अंदर हम लोग एंट्री कर देंगे और यहाँ से इसको जो गेट है उसको क्लोज कर देंगे। और एग्जिट पे भी हम लोगों ने क्या कर रखा है, गेट क्लोज है, जहां पे हमारा जर्नी एंड हो रही है। ठीक है, तो हमने ऐसा किया। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, ये कंप्लीट एयर टाइट है, इसके अंदर जो पैसेंजर है उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई है और कंप्लीट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो सारा कुछ मेंटेन्ड है। अब इसके अंदर जो पॉड के अंदर ये जो है जो स्पेस है उसमें एयर होगा ऑब्वियसली,
तो उस एयर को विद द हेल्प ऑफ पंप जो बीच में लगे होंगे, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे, सारे एयर को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक बार जब बाहर निकाल देंगे तो आप खुद सोच के देखिए कि जो फ्रिक्शन है, जो कि सरफेस कांटेक्ट है, वो है नहीं। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस वो भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के पास, इस पॉड के पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जब ऐसा कुछ सिस्टम होगा, यहाँ पे क्या है, इसके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर उसके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आप देखेंगे जो ये पॉट है, इसके पास अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ना तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, ना तो एयर रेजिस्टेंस है, दैट मींस उसको रोकने वाला फोर्स कहीं नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखूं वहां पे तो ना तो फ्रिक्शन, अगर इनविजिबल फोर्स जो हम लोग किसी कोई ऑब्जेक्ट उसको रोल कराते हैं तो कौन रोक रहा है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स है, एयर फ्रिक्शन है, उसको क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इफ an object in state of rest or in motion that will retain their state until or unless we are not applying any external force। तो उसी को हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे दोनों साइड से एयर टाइट हो गया, अंदर हम लोग कंप्लीट वैक्यूम क्रिएट कर दिए विद द हेल्प ऑफ पंप। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको, ये जो पॉट है, इसको हम लोग एक्सटर्नल हाई फोर्स उसको हम लोग उसके ऊपर एक्सर्ट करेंगे। सब काइंड ऑफ अरेंजमेंट होगा इसके अंदर, वो मैं सारा कुछ आपको दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे। तो एक एक्सटर्नल फोर्स, इनिशियल एक्सटर्नल फोर्स, इनिशियल अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और जैसे ही अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे, वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। और रेजिस्टेंस ना होने की वजह से जो पॉट है इस टनल में, ये जो आपका टनल है, इसमें मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। और वहां पे कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। विदाउट एनी फ्यूल, विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, पॉट मूव करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि है तो स्पेस में। ठीक है, किसी भी साइड से टच नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स जीरो, फ्रिक्शन जो वहां पे एक्ट करेगा वो जीरो है। और एयर रेजिस्टेंस होता, बट उसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो वहां पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और ये काफी हाई वेलोसिटी से मूव करता है। अगर आप देखें यहाँ पे, दैट इज 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जो एप्लीकेशन है, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है, आप यहाँ से काफी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और जहां पे एंड पे, जहां पे रुकना होगा, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि जहां पे रोकना होगा वहां पे उसको रोकेंगे कैसे, तो वहां पे जो मैकेनिज्म होगा वहां पे डेवलप की जाए, एंड पे डेवलप की गई है कि एंड के टाइम पे जहां पे हमें रोकना है वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, वहां पे सारा मैकेनिज्म होगा। और उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उस पॉड को काफी पहले से हम लोग रोकना स्टार्ट करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स को इंक्रीज करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। काइंड ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग वहां पे अप्लाई करेंगे। तो ऑब्वियसली वो सारा अरेंजमेंट होगा। बट एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जो कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। ये सारा कुछ आपके लिए ही था, जिससे कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो लॉज पढ़ते हैं, जो बुक में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसका रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। उसका रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेशन है। और उसके बिना हमारी लाइफ एक्चुअल में, जितने भी हम लोग यहाँ पे बहुत अपनी जो लाइफ सिंपल कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके, नई नई मशीनरीज हैं उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो भी आपके पास, जो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बुक में, उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट की ही वजह से हम लोग अपनी लाइफ, अभी काफी चीजें जो हैं हम लोग सिंपल कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप पहले के टाइम पे जाओगे तो क्या थी, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा टफ थी। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, तो इनर्शिया किसका होगा, आपको मैंने बताया था कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो हायर विल बी द मास, हायर विल बी इनर्शिया। तो आप मास देख के ऑब्जेक्ट का आप समझ जाओगे कि किसका इनर्शिया ज्यादा है, किसका इनर्शिया कम है। तो फर्स्ट है, दैट इज अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। ऑब्वियसली रबर बॉल और स्टोन है सेम साइज का, तो ऑब्वियसली जो स्टोन का इनर्शिया होगा क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका रबर बॉल। ओके, दैट विल बी ग्रेटर। नेक्स्ट है अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। ऑब्वियसली train has higher mass, much higher mass as compared to bicycle, so obviously the inertia of train will be much higher than that of bicycle. Next one is a 5 rupee coin and a 1 rupees coin. Obviously the coin that is of 5 rupees having more mass as compared to 1 rupees coin.
आप देख सकते हैं अपने घर में, उसको वेट कर सकते हैं। तो वहां पे ऑब्वियसली जो इनर्शिया होगा 5 रुपीज कॉइन का, दैट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू 1 रुपीज कॉइन। तो आई होप यहाँ तक आपको ये सारी चीजें बेसिक, बहुत सिंपल है, आप इसको एकदम से रिलेट करके पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ याद करना है यहाँ पे, ठीक है। तो याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, आप इजीली बहुत आराम से कंफर्टेबल होके आप इसको खुद एनालाइज कर सकते हो और अपने आंसर को यहाँ पे मैच करा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज in the following example try to identify the number of times the velocity of the ball changes। एक सिचुएशन है, यहां पे हमें बताना है कितने बार आपकी बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। क्या है, अ फुटबॉल, एक फुटबॉल है, अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल। तो एक कहीं पे फुटबॉल है, इसको हम लोग किक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। फर्स्ट टाइम वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे मान लो v1 है ये, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई फुटबॉल की। नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, किक अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हुज किक द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। अब इसने क्या किया, एक यहाँ पे एक और प्लेयर है, इसको इसने क्या किया, गोल की तरफ इसने किक किया, ठीक है। ऑब्वियसली जो गोल होगा ओपोनेंट टीम की तरफ होगा, तो जो गोलकीपर है उसको क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो दूसरी बार यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई v2, यहाँ पे जो बैट्समैन जो फुटबॉल प्लेयर है उसने फुटबॉल को किक किया, ठीक है, 2 बारी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब क्या हुआ, द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल एंड किक इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। अब इसने क्या किया कि फुटबॉल को रोका, ठीक है, इसने क्या किया, फुटबॉल को रोका। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई, अभी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई। अब इसने क्या किया, दोबारा से वेलोसिटी चेंज किया, दैट इज v3, यहाँ पे फुटबॉल को रोका, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से इसने फुटबॉल को किक किया किसी और डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस सपोज कि आपका v1 था, यहाँ पे इसने मूव करते ही इसको किक किया, v2 हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी इसने कलेक्ट किया, इसका मतलब क्या है, उसको रोक सकता है, रोकेगा तो क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगेन उसने एक और उस पर किक किया बॉल पे, फुटबॉल पे, तो दोबारा से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एंड अब ये यहाँ तक का सिचुएशन है, इसने किसी और प्लेयर की तरफ जो यहाँ पे उसी की टीम का है उसकी तरफ किक कर दिया। और क्या बताना है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केसेस। तो एजेंट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी चेंज हुआ आप खुद देख सकते हो कि कितनी बारी वेलोसिटी चेंज हुआ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एजेंट कौन है, यहाँ पे प्लेयर है, यहाँ पे प्लेयर है, यहाँ पे भी क्या है, फुटबॉल प्लेयर है। और यहाँ पे क्या है, गोलकीपर है, ठीक है। तो सिंपल सा है, इतना टफ नहीं है, आप इजीली इसको समझ के इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफी ऑब्वियस क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच फ्रॉम द ट्री इफ रिग्रेसली शेक इट्स ब्रांचेस। तो इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जब ट्रीज को हम लोग सडनली शेक करते हैं तो उसमें जो फ्रूट्स होते हैं और लीव्स होते हैं दैट गेट डिटैच्ड। जैसे ये आपका ट्री है, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्री है, और इसको अगर हम लोग रिग्रेसली अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, ठीक है, इन दैट केस जो लीव्स एंड फ्रूट्स हैं दैट गेट डिटैच्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। आपका जो ट्रीज में, ट्रीज को आपने शेक किया, बट जो लीव्स एंड फ्रूट्स हैं दैट विल ट्राई टू रिटेन देयर स्टेशनरी पोजीशन, और वो अपना स्टेशनरी पोजीशन रिटेन करने की वजह से जब हम लोग शेक करेंगे तो ब्रांचेस और जो लीव्स एंड फ्रूट्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगा, दोनों आपस एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो ब्रांचेस के साथ लीव्स एंड फ्रूट्स अटैच हैं वो क्या है, अपनी स्टेशनरी पोजीशन को रिटेन करना चाहेंगे, और उसी रिटेन करने के चक्कर में क्या हो जाएंगे, उससे डिटैच हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां से ब्रांचेस क्या हो गई, मूव कर गई आगे, और वो वहीं पे रह गए, ठीक है। तो ये केस है, तो आप इजीली इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कहीं भी कोई भी आपसे क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाई डू वी फॉल द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ बस मूविंग बस ब्रेक टू स्टॉप
एंड फॉल फॉरवर्ड व्हेन एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि जब भी कोई मूविंग बस है सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो वहां पे हम लोग क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग फॉल कर जाते हैं। और अगर कोई आपका स्टेशनरी बस है और सडनली उस पर हम लोग सडनली उसको एक्सेलरेट करते हैं, इन दैट केस हम लोग क्या है, पीछे की तरफ मूव करते हैं। सेम आपका क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का ये एग्जांपल है। दैट मीन्स अगर रेस्ट में है, ये बस क्या है, रेस्ट में है, इनिशियली क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। अगर ये इनिशियली रेस्ट में है तो आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट में है। और सडनली अगर ये एक्सेलरेट करेगा बस को आगे लेके जाएगा, इन दैट केस अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, आपकी जो बॉडी है दैट विल ट्राई टू रिटेन दैट ओरिजिनल पोजीशन, और उसी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन करने के चक्कर में आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो मैंने बताया आपको, जो कि यहाँ पे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपकी गाड़ी मूव कर रही होती है और सडनली क्या है, हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, इन दैट केस आपकी बॉडी क्या है, मूविंग कंडीशन में उसी वेलोसिटी से मूव करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी आपका क्या है, कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, तो उसी डायरेक्शन में क्या है, मूव करना चाहेगी। और उसी स्पीड को अटेन करने के लिए आपकी बॉडी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ठीक है, इसीलिए जैसे हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग सीट बेल्ट यूज करते हैं। सीट बेल्ट इसीलिए बोला जाता है कि आपका कहीं सडनली ब्रेक अप्लाई करने पे आपको चोट ना लगे, इसीलिए आपको क्या है, आपका फ्रंट सीट में आप डैशबोर्ड से जाके, कार का डैशबोर्ड होता है, तो अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हुए हो और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, सडनली ब्रेक अप्लाई किया, कई बार केसेस ऐसे आ जाते हैं, तब क्या है, डैशबोर्ड से जाके टकरा जाओगे। तो इसीलिए क्या हम लोग सीट बेल्ट अप्लाई करते हैं, सीट बेल्ट यूज करते हैं। अभी जो है आजकल की गाड़ियां हैं उसमें पीछे के पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट आने लगा है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी पुलिस होती है वो लोग बोलते हैं सीट बेल्ट आप जरूर पहने, जिससे कि आपकी सेफ्टी के लिए होता है, तो इसीलिए हम लोग सीट बेल्ट पहनते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोमेंटम। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ फोर्स का, अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे फोर्स का, तो फोर्स में जो है अगर मैं बात करूं, आप सिंपल सा इसका बहुत सिंपल से एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि लेट अस सपोज कि कोई हैवी व्हीकल्स है, लाइक मान लो आपका हैवी बहुत बड़ा ट्रक है और वो क्या है, मूव कर रहा है, और उसको आप फोर्स अप्लाई करके स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो, और वेलोसिटी मान लो बहुत कम है, लेट अस सपोज वो क्या है 3 या 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी बहुत कम है, बट आपको फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि ऐसा क्यों है, कि बहुत स्लो स्पीड है ट्रक का, तो आपसे कोई पूछेगा कि आपको फोर्स ज्यादा क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इसका मास बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी ट्रक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो फोर्स है सिर्फ मास पे ही डिपेंड करेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे बुलेट है, गन की बुलेट है, हम उसको फायर करते हैं, बुलेट का मास तो बहुत कम है, 50-60 ग्राम है, बट इवन दो वो क्या होता है, उसके पास इतना फोर्स होता है, जब कहीं पे स्ट्राइक होता है तो उसको, आपका वॉल पे स्ट्राइक होता है या किसी की बॉडी से स्ट्राइक करता है तो क्या कर देता है, उसको आर पार कर देता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अब बोलोगे कि उसके पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए उतना ज्यादा फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मास और वेलोसिटी, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा, और भी चीजें होंगी, बट यहां पे हमें ये चीज समझ में आ गया कि जो फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, और इसीलिए हम लोगों ने यहां पे एक टर्म डिफाइन किया जो कि रिलेटेड है मास और वेलोसिटी से। दूसरा टर्म है यहां पे डिफाइन है, दैट इज मोमेंटम। एक टर्म है मोमेंटम जो हम लोग यहां पे डिफाइन कर रहे हैं, जो कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से, उसको हम लोग क्या है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम को हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो हम लोग बात करेंगे लीनियर मोमेंटम, इसको हम लोग लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बॉडी है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट लीनियरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। आपका जो मोशन है क्या है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। और लीनियर मोमेंटम होता क्या है, दैट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो मूव कर रहा है तो उसका मास होगा, वेलोसिटी होगा,
तो मास है, जो भी मास है और उसकी जो भी वेलोसिटी है उसको हम लोग दोनों का प्रोडक्ट लेना, तो वही क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। और अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी लीनियर मोमेंटम की, दैट इज केजी मीटर एस टू द पावर -1। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड। एंड ऑब्वियसली जो आपका लीनियर मोमेंटम है, दैट इज, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऑल दोज क्वांटिटी फॉर विच टू डिफाइन वी रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो मास है वो क्या है, आपको मास और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दोनों का प्रोडक्ट क्या दे देगा, इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दे देगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो पूरा जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन हो जाएगी, आपका लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, आपको ऑब्वियसली पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी ऑब्वियसली डायरेक्शन होगा उसका कुछ, तो जो भी डायरेक्शन होगा उसका वेलोसिटी का, वही क्या हो जाएगा, वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं तो ये क्या है आपका, ये मोमेंटम जो है प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तभी लीनियर मोमेंटम आएगा, अदरवाइज लीनियर मोमेंटम नहीं आएगा। आपको दिख रहा है, अगर वेलोसिटी को मैं 0 कर दूं तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। ये मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तभी हम लोग इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अदरवाइज वहां पे लीनियर मोमेंटम जैसा कोई टर्म ही नहीं आएगा। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम वहीं पे आएगा जब ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है। क्लियर। और आपको यहां से जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि लीनियर मोमेंटम ही आपको ये बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करना, अगर मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करना इजी है या डिफिकल्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ट्रक था, ट्रक है, अगर आप बोलोगे कि नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्लो स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको इजीली हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसा ट्रक है, मैंने बताया आपको, ट्रक बहुत स्लो स्पीड से आ रहा है, 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, आप उसको स्टॉप करना कभी नहीं कर पाओगे। ट्रेन है, बहुत स्लो स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, 2 या 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, कभी स्टॉप नहीं कर पाओगे आप इंडिविजुअली, अकेले फोर्स लगा के, है कि नहीं। समझ में आ गया। तो आप बोलोगे कि नहीं इसका मास ज्यादा है, बट उसी केस में बुलेट है, बुलेट का मास तो बहुत कम है, फायर किया जा रहा है, आपको उसको रोक के दिखाना, ठीक है, नहीं रोक पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, मास और वेलोसिटी दोनों यहाँ पे एक साथ डिफाइन कर रहे हैं। टर्म है दैट इज लीनियर मोमेंटम, और वो उनका जो ये लीनियर मोमेंटम है वो बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करना, अगर मूविंग में है तो उसको स्टॉप करना कितना डिफिकल्ट है। अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा तो उसको स्टॉप करना बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसको स्टॉप करना। अगर लीनियर मोमेंटम बहुत कम है तो आप उसको इजीली स्टॉप कर सकते हो। जैसे कोई छोटा सा स्टोन है, छोटा सा स्टोन लाइक मान लो आपका 10, 20, 50 ग्राम का, अगर वो किसी ने आपकी तरफ फेंका तो उसके पास क्या है, मास भी है, वेलोसिटी भी है, उसको इजीली स्टॉप कर पाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका लीनियर मोमेंटम बहुत कम है। कोई बॉल है आपकी साइड में, कोई आपकी तरफ कोई बॉल फेंक रहा है, उसका लीनियर मोमेंटम बहुत कम है, उसको स्टॉप करना बहुत आसान है, आप इजीली उसको स्टॉप कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा कि क्या है, इजी डिफिकल्ट इज टू स्टॉप और स्लो डाउन दी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या बताता है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो है एक तरीके से पावर बताता है। पावर है, हाउ मच कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना पावरफुल है, अगर वो मूव कर रहा है तो लीनियर मोमेंटम ज्यादा है तो ज्यादा पावरफुल है, उसको स्टॉप करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब बहुत पावरफुल है कि नहीं। समझ में आ गया। उसको स्टॉप करना है या उसकी वेलोसिटी को हमें रिड्यूस करना है तो हमें क्या है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम कम है, लीनियर मोमेंटम बार बार मैं बोल रहा हूं तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके पास मास है, वेलोसिटी है, दोनों को हम लोग प्रोडक्ट ले लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा।
ठीक है, आपके माइंड में तुरंत ये इमेज बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू दैट इज p, दैट इज लीनियर मोमेंटम। ये p क्या है, लीनियर मोमेंटम। ओके, so the linear momentum will be equals to what, product of mass and velocity, product of mass and velocity. And I told you like linear momentum is basically a vector quantity that is having both magnitude as well as direction. And what will be the direction of linear momentum? That is the direction of velocity. Okay, and the unit, SI unit, that is kg meter per second or kg meter s to the power minus। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को शो करता है, कितना पावरफुल है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे आपको लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, आप इजीली उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, दैट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मोशन जरूरी है लीनियर मोमेंटम के लिए, अगर मूव नहीं करे दैट इज देयर इज नो मीनिंग ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की। यहां पे हम लोग फोर्स को एग्जैक्टली डिफाइन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एक बार हम लोग और फोर्स को डिफाइन करेंगे जो कि हमें पहले से पता है, दैट इज फोर्स इज एन पुश और पुल एक्शन विच मे और मे नॉट चेंज द पोजीशन एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, इसको हम लोग बहुत पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बट यहां पे हम लोग फोर्स को डिफाइन करेंगे, दैट इज फोर्स इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ, या अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यही जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज सेकेंड लॉ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। और वो अनबैलेंस फोर्स कहां पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स आपको दिख रहा है उस ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज होगा लीनियर मोमेंटम का उतना ज्यादा अनबैलेंस फोर्स है, जितना कम होगा उतना कम है। दैट मीन्स यहां पे जब भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी रेट आए, कहीं पे भी आए, ये टर्म आए, अभी हम लोग इसको भूल जाते हैं। यहां पे क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, कोई किसी चीज का चेंज का मतलब क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो अगर हम लोग देखते हैं यहां पे कि लेट अस सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी, इसका मास मान लो आपका m है, मास क्या है, m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी v हो गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। तो अगर मैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम को कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी, एंड फाइनल यहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया एक। तो और फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो चेंज होगा, मास तो चेंज होगा नहीं। फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी। ठीक है, तो यहां पे डेफिनेशन में क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फोर्स इज अनबैलेंस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले हम लोग यहाँ पे चेंज लिखते हैं, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले हम लोग इतने टर्म को हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग क्या है, इतने टर्म को हम लोग देखते हैं। चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ओके, दैट मीन्स m इंटू वी माइनस m इंटू यू, ये हो गया चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या है आपका, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जब भी आए
रेट का मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम। तो यहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो कुछ टाइम तक फोर्स अप्लाई किया होगा हमने, तो पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, लेट अस सपोज अगर टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टी है, तो पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई टी, है कि नहीं। और जो अनबैलेंस फोर्स है इसी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल है। ओके जो फोर्स होता है अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट पर यूनिट टाइम ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ओके तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसको अगर हम लोग आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यहां से एम एम दोनों में कॉमन है तो उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ओके v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब दोबारा से हम लोग f लिखेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आपने देखा होगा ये v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये आपको पता होगा लास्ट चैप्टर से, जो मोशन है वहां से क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। वो क्या था, एक्सेलरेशन था, उसको हम लोग क्या है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है एक्सेलरेशन है। तो यहां पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये क्या बन गया, m इंटू, दैट मीन्स f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहां पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, लेट अस सपोज दैट कांस्टेंट इज k, कोई भी हमने कांस्टेंट ले लिया दैट इज k। k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, k क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज कि हमारे पास ये चॉइस है कि हम लोग क्या है फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस सपोज दैट फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग इज 1 न्यूटन, हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। मास को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मास को हमने क्या लिया, 1 kg लिया, ठीक है, मास 1 kg लिया, फोर्स ही हमने 1 न्यूटन अप्लाई किया। तो यहां से हमने देखा कि अगर ये दोनों चीजें ले रहे हैं हम लोग, तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, जब हम लोगों ने ऐसा किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और फोर्स हम लोग 1 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे हमने पाया कि जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या आया आपका, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो इन तीनों वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में रखते हैं, इस वाले इक्वेशन में, तो f की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, 1 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई m क्या है 1 kg, a क्या है, a क्या आया 1 आया, तो यहां से k की जो वैल्यू आ जाती है क्या आ जाती है 1 आ जाती है। k की वैल्यू 1 आ गई, इस k को हम लोग क्या है इस इक्वेशन में दोबारा से प्लेस करेंगे, इस वाले इक्वेशन में k की वैल्यू को हम लोग प्लेस करेंगे और फाइनल जो फॉर्मूला है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमने जैसे ही इस वैल्यू को इसमें प्लेस किया, इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस किया, तो क्या आ गया, f इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 हो गया। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बारी, k m इंटू ए, 1 को लिखो ना लिखो, 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करो ना करो कोई मतलब नहीं होता, सेम वैल्यू आती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू m इंटू, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, जो कि क्या है फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है और वो किस फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ ये दिया हुआ है, तो आप इजीली वहां से क्या है अप्लाइड फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जो आपका फोर्स है
जो फोर्स है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एक्चुअली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। और अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर एस टू द पावर -2। ठीक है, केजी मीटर एस टू द पावर -2। यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूं, एस टू द पावर -2। ठीक है। और इसी को इन शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं न्यूटन। मैंने आपको बताया था कि अभी जब हम लोग फोर्स का डेफिनेशन स्टार्टिंग में देख रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग न्यूटन देखते हैं, बाद में मैं इसका एक्चुअल में यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं सर आइजैक न्यूटन, उनके याद में हम लोग इसको न्यूटन बोलने लगे। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि न्यूटन का मतलब क्या है, तो आप बताओगे दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या केजी मीटर एस टू द पावर -2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग यहाँ पे इस न्यूटन सेकेंड लॉ के कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो हम लोग इसी को हम लोग दोबारा से वहां पे यूज करेंगे इक्वेशन को। चलिए हम लोग उस एप्लीकेशन को देखते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर रखे हैं कि जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए है। फोर्स की जो यूनिट है क्या है, न्यूटन में है। एम का यूनिट क्या है, केजी है, और ए का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता है, ऑलरेडी हम लोगों ने सारा डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको बताया कि फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स में कोई चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो वहां पे जैसे ये पर्सन है, ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम है। ठीक है, दैट मीन्स मास क्या है, कम है, स्मॉलर है मास, कम मास है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा आएगा। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा आएगा। दैट मीन्स लेट अस सपोज इस केस में अगर एक्सेलरेशन a1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स में कोई चेंज नहीं है। अगर यहाँ पे F है तो यहाँ भी क्या है, F है। यहाँ पे आप देखोगे कि मास क्या है, ज्यादा हो गया, यहाँ पे क्या है, मास कम है, तो a इज इक्वल टू F/m। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m। तो मास क्या है, यहाँ पे कम है, तो एक्सेलरेशन लेट अस सपोज a1 आ गया। यहाँ पे क्या है, मास ज्यादा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मान लो आ गया आपका a2। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा दैट a1 विल बी ग्रेटर देन a2। ठीक है, क्यों, क्योंकि F यहाँ पे भी है, F यहाँ पे भी है। लेट अस सपोज यहाँ पे अगर ये 20 न्यूटन है तो यहाँ पे भी क्या है, ये 20 न्यूटन है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप मास इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आपने जैसे देखा होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं, अगर व्हीकल्स में जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा लोग बैठ जाएं तो उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे, मीन्स बहुत ज़्यादा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर वगैरह पे क्या होता है, अगर उसकी कैपेसिटी 1 टन है, 2 टन है, आपने 3, 4, 5 टन रख दिया, तो फुल फोर्स लगा के भी, उसकी अपनी इंजन का फुल कैपेसिटी लगा के भी उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं हो पाती है। वहीं पे अगर हम लोग क्या है, खाली ट्रैक्टर अगर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग विदाउट लोडिंग जा रहे हैं, तो क्या है, उसकी स्पीड को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि उसकी अपनी फुल पावर को यूटिलाइज करोगे इंजन का, तो क्या हो जाएगा, वो फुल फोर्स यूटिलाइज करोगे, पूरा फोर्स वहाँ पे अप्लाई होगा, तो मास तो आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो वेलोसिटी या वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा आएगी, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज़्यादा आएगा।
तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा ये सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत इजी और काफी अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे इन सारे एग्जाम्पल से इजिली हम लोग उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे जब तक हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा उसका एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आप इजिली किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंको और किसी को हिट करो हाई फोर्स से, जब हिट करोगे तो वहां पर क्या आपने फोर्स ज्यादा अप्लाई किया, तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। वैसे यहां पे भी अगर आप इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर आप यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या है, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कराओगे, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा चेंज होगी, तो वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन आपको ज्यादा मिलेगा। दैट मीन जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपने देखा होगा ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये इसको हम लोगों ने देखा भी था, जो वीडियोस की हेल्प से मैंने आपको दिखाया था कि जब हम लोग बॉल आ रहा था उसको अगर क्रिकेटर स्टॉप करते हैं, कैच करते हैं, तो जब बॉल आ रहा होता है एंड क्रिकेटर टेकिंग दैट पर्टिकुलर कैच, तो क्या करते हैं, अपने हाथ को उस कैच के डायरेक्शन में, जो बॉल की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में उसको हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं। बॉल आई कैच करने के लिए उस डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आप इसको रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि कोई हाई वेलोसिटी अगर कोई बॉल फेंक रहा है तो हम लोग उसको क्या है, ऐसे कैच करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। दैट मीन्स वी आर टेकिंग आवर हैंड बैक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही क्रिकेट बॉल आ रहा है तो जो फील्डर है वो क्या कर रहा है, अपने हाथ को उसी डायरेक्शन में बॉल के मोशन के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अपने हाथ को पीछे ले जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए हम लोग दोबारा से जो मैंने बताया था कि इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज m v माइनस u डिवाइडेड बाई t। t क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और यहाँ पे क्या है, कैचिंग टाइम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम लोग फोर्स कब अप्लाई कर रहे हैं बॉल पे, जब हम लोग बॉल को कैच कर रहे हैं, ठीक है, जब कैच करना शुरू कर रहे हैं और जब तक बॉल आपकी क्या हो रही है, स्टॉप नहीं हो जा रही है, वेलोसिटी जीरो नहीं हो जा रहा है। तो हमारा कैच करने का मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा कैच करने का मेन मकसद क्या है, वेलोसिटी को क्या करना है, जीरो करना है, वेलोसिटी को जीरो ही करना है, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई और चारा नहीं है, वेलोसिटी को जीरो ही करना है। कैच करने का मतलब यही होता है, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 मीटर पर सेकंड, मूवमेंट जीरो होना चाहिए। और बॉल जो आ रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फिक्स होगी। बॉल जो आ रहा है, बैट्समैन ने जो बॉल को किक किया है, जो उसको हिट किया है, तो उस बॉल की वेलोसिटी तो सेम होगी जब आप कैच करोगे, तो हर एक केस में चाहे जैसे भी कैच करो, तो यू भी क्या है, कांस्टेंट है, यू भी क्या है, कांस्टेंट, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। पर मास ऑफ बॉल तो कांस्टेंट है, या मास क्या है, मास तो ऐसा थोड़ी ना कि चेंज होता रहेगा ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी, मास तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे देखो आप, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। दैट मीन्स, और T क्या है, यहाँ पे T क्या है, कैचिंग टाइम ऑफ द बॉल। अब बॉल आ रहा है, ठीक है, बॉल आ रहा है और आपने क्या किया, वहीं पे स्टॉप कर दिया, आपको हाथ पीछे नहीं ले गए, इसका मतलब आपने क्या लिया, कैचिंग टाइम कम लिया। और बॉल आ रहा है और आप हाथ को पीछे पूरा ले गए, इसका मतलब क्या किया आपने, कैचिंग टाइम इंक्रीज किया, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि जब बॉल आ रहा है, आपने क्या किया, सडनली उसको स्टॉप किया, लेट अस सपोज दैट टाइम इज t1, ठीक है, वो टाइम क्या है, t1 है। और एक दूसरा जो टाइम है वो t1 को मान लो, लेट अस सपोज दैट टाइम इज 0.1 सेकेंड। एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आपको समझा देता हूं जिससे कि आपको याद रहेगा। और दूसरा जो टाइम है जिसमें आप हाथ को क्या कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर पीछे लेके जा रहे हो, तो हाथ जब पीछे लेके जा रहे हो, लेट अस सपोज दैट टाइम इज 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें, यहां पे तो अगर फर्स्ट वाले केस में
F1 है फोर्स, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T1 और F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T2। दूसरे वाले केस के लिए जो फोर्स एक्सर्ट होगा, और जो फोर्स एक्सर्ट होगा क्या है, बॉल हमारे हाथों में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि हम लोग इसको स्टॉप करेंगे तो जो फोर्स अप्लाई करेगा वो हमारे हाथों पे जर्क आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जितना उसके पास फोर्स है उसी को हम लोग क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा आपका F1/F2, अगर हम लोग देखें F1/F2 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से T2/T1, और यहां से अगर मैं इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करूं, जो हमारे पास डेटा है F1/F2 दैट इज इक्वल टू T2 क्या है 1 सेकेंड और T1 क्या है दैट इज 0.1 सेकेंड विच इज इक्वल टू 10। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अगर आप देखें यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो आपका F1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स F2। F1 जो होगा वो क्या होगा 10 टाइम्स F2। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कैचिंग टाइम इंक्रीज करेंगे तो हमारे हाथों पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा बॉल की वजह से वो क्या होगा, कम होगा। और यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया 10 टाइम्स, 10 गुना टाइम को हमने क्या किया इंक्रीज किया, तो फोर्स भी क्या हो गया 10 टाइम्स क्या हो गया रिड्यूस हो गया। पहले वाले केस में F2 वाले में आप देखो कि F2 क्या हो गया, अगर यहां से मैं F2 कैलकुलेट करूं F2 इज इक्वल टू F1/10। तो अगर हमने टाइम को 10 टाइम्स इंक्रीज किया तो फोर्स क्या हो गया 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा कैचिंग टाइम होगा, कैच करते हुए जितना ज्यादा टाइम हम लेंगे उतना कम फोर्स हमारे हाथों पर एक्सर्ट होगा, उतना कम हमें चोट लगेगा। ठीक है, हाथों पे उतना कम चोट लगेगा। इसलिए क्रिकेटर हाई वेलोसिटी से जो बॉल आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, जब कैच करते हैं, क्रिकेटर्स कैच करते हैं तो उसको हम लोग पूरा पीछे ले जाते हैं, पूरा टाइम लेते हैं कैचिंग टाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैचिंग टाइम बोलते हैं, स्टॉपिंग टाइम बोलते हैं। दैट इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन आवर हैंड। ओके, क्योंकि उससे जर्क बहुत ज्यादा एक्सर्ट होगा और हमें क्या है पेन होगा, तो उसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारे एग्जांपल्स, सारे डेफिनेशन समझ में आए होंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मूव करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे विद एनिमेटेड वीडियो एंड सम वंडरफुल डायग्राम, दैट इज what is the Newton third law of motion, as well as we will discuss what is conservation of linear momentum। ठीक है, उसमें हम लोग बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे। वहां से हम लोग ये जानेंगे कि अगर हम लोग कहीं पे गन को फायर करते हैं तो हमें क्या है एक झटका लगता है, तो उस झटके को मैं यहाँ पे वीडियो एनिमेशन के फॉर्म में दिखाऊंगा और आपको पता कराऊंगा, यहाँ पे कैलकुलेट कराऊंगा कि वो जो रिक्वायल वेलोसिटी है, जो झटका लगता है, झटका लगने का मतलब क्या है कि जो गन है वो पीछे जाती है। आपने देखा होगा कोई फायर करता है तो हाथ क्या है पीछे जाता है, तो उसकी हाथ पीछे जाने की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, काफी अच्छी चीजों को अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।